हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि क्लासेज। इस वीडियो में हम एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि 23 जनवरी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बतला दूं कि ये हमारे 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें कि हर वीडियो में हमने एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और हर क्वेश्चन में आपको 15 सेकेंड का टाइम मिलेगा, जिस टाइम ड्यूरेशन में आपको अपना आंसर सेलेक्ट करना होगा। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइमर लगा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? ऑन विच सप्लाई डज द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क? किस पे वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का? तो जो करेक्ट आंसर है बोथ एसी एंड डीसी। तो हमारा जो हीटिंग इफेक्ट होता है ना, वो बोथ हमारे एसी में होता है और डीसी दोनों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है मटेरियल के। रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम, यहाँ पे लेंथ दे रखा है वायर का और डायमीटर दे रखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.87 इंटू 10⁻⁻⁵। इसको कैसे करेंगे? हमें पता है रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, लेंथ दे रखा है 15 मीटर। मीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया? सेंटीमीटर में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि रेजिस्टिविटी हमारा पूछ रहा है ओम्स सेंटीमीटर, इसीलिए हमने इसको सेंटीमीटर में किया। और डायमीटर हमको दे रखा है 0.15 सेंटीमीटर, तो डायमीटर एज इट इज लिख देंगे। हमें पता है एरिया इज इक्वल टू πd²/4। इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे एरिया की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, R इज इक्वल टू ρl/A। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, L पता है और A पता है, तो यहाँ से हम रो की वैल्यू निकाल लेंगे। रो इज इक्वल टू 5.89 इंटू 10⁻⁻5 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक रिलक्टिविटी? जो हमारा रिलक्टिविटी होता है वो रेसिप्रोकल होता है परमिएबिलिटी के, और जो हमारा रिलक्टेंस होता है वो हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है? परमियंस के। जैसे हमारा ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR होता है, वैसे हमारे मैग्नेटिक सर्किट में MMF इज इक्वल टू करंट का एनालॉग होता है फाई, और रेजिस्टेंस का हमारा होता है रिलक्टेंस S। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देखो, रिलक्टेंस इज इक्वल टू S इज इक्वल टू MMF/φ, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, रिलक्टेंस का डेरिवेशन दिया हुआ है, कैसे होता है एक बार मैं बता देता हूँ जल्दी से। MMF को हम लोग क्या लिख सकते हैं? N इंटू आई, और फाई एज इट इज़ फाई। और दो देखो हमारा क्या होता है, H इज इक्वल टू होता है NI/L। तो यहाँ से हम NI को क्या लिख सकते हैं? HL लिख सकते हैं, इसीलिए NI को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? HL लिखा हुआ है। और देखो यहाँ पे फ्लक्स को चेंज किया हुआ है BM में ना, तो जो फ्लक्स डेंसिटी होता है इज इक्वल टू φ/A। तो यहाँ से हम फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं? BA लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे BA लिखा हुआ। अब हमने H को क्या कर दिया? नीचे ला दिया, तो ये रेशियो हो गया B/H का। अब देखो, जो B इज इक्वल टू होता है μ0μ1H होता है, तो B/H क्या हो जाएगा? μ0μ1 हो जाएगा। तो यहाँ से B/H की जगह पर μ0μ1 हमने पुट कर दिया, और ये L था, तो हमारा जो फाइनली इसका का फॉर्मूला आ गया, रिलक्टेंस इज इक्वल टू L/μ0μ1A। ये हमारा रिलक्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब देखो, सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस हमारा ऐड होता है ना, तो रेजिस्टेंस का एनालॉग ही है रिलक्टेंस। तो सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में ये जो हमारा रिलक्टेंस होता है वो ऐड होता है। दिस इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स लिंकेज टू द यूज्ड फ्लक्स इज नोन एज। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्लक्स लीकेज फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे हमें रिलेशन बताना है पीक एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, और हमारे साइन वेव दिया हुआ है। जो करेक्ट ऑप्शन है I एवरेज इज इक्वल टू 0.637
आईपी क्या है, मैक्सिमम करंट, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, आई एवरेज जो हम यहाँ से निकालेंगे आई एवरेज, तो हमारा आ जाता है आई एवरेज इज इक्वल टू आई मैक्सिमम, इसको हम लोग आई पी लिख दो या पाई, तो ये होता है हमारा 2/पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.637 लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई एवरेज इज इक्वल टू 0.367 आई पी। ये वाला रिलेशन याद रखना है, जब भी हमें साइन वेव पूछे और हमें आई एवरेज दिया हो और मैक्सिमम निकालना है, तो हम लोग ये करेंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा 2/पाई, डायरेक्ट क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू को 0.637 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी होगा, तो डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा एवरेज, या अगर एवरेज दिया हुआ है मैक्सिमम पूछेगा तो डायरेक्टली 0.637 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन बच जाता है, टाइम बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल ब्रिज, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैपेसिटेंस, ये जो होता है ब्रिज कैपेसिटेंस नापने के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटमीटर यूज करते हैं किसके लिए, करेक्ट ऑप्शन है बोथ एसी एंड डीसी पावर। वाटमीटर से हम लोग दोनों पावर मेजर कर सकते हैं, एसी को भी और डीसी को भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे निगेटिव ज़्यादा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर दे रखा है हमें और एपरेंट पावर दे रखा है। क्या आंसर हो जाएगा 120। कैसे होगा, पावर फैक्टर दे रखा है ना 0.8, पावर फैक्टर का मतलब क्या हो गया हमारा cos फाई दे दिया 0.8, एपरेंट पावर दे दिया VA, यानी हमारा जो एपरेंट पावर एस हो गया उसको हमारा हो गया 20 VA, ठीक है ना। अब क्या पूछा, रिएक्टिव पावर पूछ रहा है VAR, तो जो हमारा रिएक्टिव पावर होता है वो कितना हो जाएगा VI साइन फाई। जब कॉस फाई हमारा 0.8 होता है ना, तो साइन फाई उसके रिलेशन में क्या हो जाता है 0.6 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो VI साइन फाई है 200 VI दे रखा है एपरेंट पावर, और साइन फाई कितना हो जाएगा 0.6, तो पुट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 VAR, ठीक है ना। A consideration of power loss in electrical machine is essential for which of the following reason? देखो जो पावर लॉस होता है ना इलेक्ट्रिकल मशीन में, वो सारे रीजन के लिए होता है, जो ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा अगर लॉसेज ज़्यादा होगा तो, और वोल्टेज ड्रॉप के वजह से भी लॉसेज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा माना ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन इज ऑल्सो नोन एज, हम लोग मोटर में जो या जनरेटर में जो एक्साइटेशन करते हैं परमानेंट मैग्नेट का, उसको क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा सेपरेट एक्साइटेशन, ठीक है ना। जो परमानेंट मैग्नेट होता है ना, वो हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा, सेपरेट एक्साइटेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ इंटरपोल आर, इंटरपोल का क्या काम होता है, ये हमारा क्या करता है, नलीफाई करेगा रिएक्टेंस वोल्टेज एंड रिड्यूस द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, वो दोनों काम करते हैं। देखो क्या होता है कि हमारा जो इंटरपोल्स होता है ना, आर्मेचर रिएक्शन होता है मशीन में, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं इंटरपोल्स लगाते हैं। जो हमारा इंटरपोल होता है ना, वो दो पोल के बीच में होता है, पतला सा लगाते हैं हम लोग, ताकि रिएक्टेंस वोल्टेज और हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन करंट को रिड्यूस कर सके। देखो यहाँ पे लिखा, जो इंटरपोल का जो हम लोग कनेक्शन करेंगे वो कैसे करेंगे, इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट करेंगे थ्रू ब्रश टू न्यूट्रलाइज द आर्मेचर फ्लक्स इन द इंटरपोल रीजन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, बेसिकली हम आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं इंटरपोल लगा के। यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर 10 kVA का, उसका टर्न्स रेशो दे रखा है, पूछ रहा है कि पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली कितना पावर ट्रांसफर करेगा।
करेक्ट आंसर है 6 kVA। अब जो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो पावर ट्रांसफर होता है या तो इंडक्टिवली होगा या तो कंडक्टिवली होगा। इंडक्टिवली के लिए क्या फॉर्मूला है, 1 - के इंटू इनपुट पावर, और कंडक्टिवली के लिए क्या फॉर्मूला है, के इंटू इनपुट पावर। तो देखो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, ट्रांसफर इंडक्टिवली पूछ रहा है ना, यानी 1 - के वाला फॉर्मूला यूज होगा। इनपुट पावर कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 10, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा 6 kVA आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13। When operating 2 or more transformer in parallel, percentage impedance of these transformers should be। जब भी हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करेंगे ना, तो जो उसका परसेंटेज इम्पिडेंस है वो हमारा सेम ही होना चाहिए, ठीक है ना। देखो क्या क्या सेम होना चाहिए, सेम वोल्टेज रेशियो मेंटेन करना रहता है, सेम परसेंटेज इम्पिडेंस, सेम पोलैरिटी और सेम फेज सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर इज मोस्ट सुटेबल टू दैट ऑफ। जो हमारा 3-phase इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल है वो मोस्ट सुटेबल होता है ट्रांसफॉर्मर ऑफ विथ शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेटर इज रिड्यूस्ड द इंडक्शन मोटर गोज टू। देखो जब हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर का कम कर देंगे ना, तो इंडक्शन मोटर हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में चला जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल है। बाय यूजिंग हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स से क्या कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग कम बेसी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अचीव कर सकते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब देखो रीजनरेटिव ब्रेकिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो रोटर का स्पीड होता है ना उसको हमें सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा करना रहता है। ये पॉसिबली कैसे कर सकते हैं, बाय फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करके कर सकते हैं। In capacitor start single phase motor when capacitor is replaced by a resistance। देखो मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन सेम डायरेक्शन। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर से हमने स्टार्ट कर दिया और फिर क्या किया हमने, कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया रेजिस्टेंस से। इनिशियली सिंगल फेज जो हमारा मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग तो होता नहीं है, कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं ताकि उसको टॉर्क मिल सके, जो डिस्प्लेसमेंट है 180 की जगह 90 डिग्री हो जाए। तो हमारा जो एक बार जो मोटर रोटेट करने लगा, अब उसको आप रेजिस्टेंस से बदल दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो एक डायरेक्शन में रोटेट करने लगा तो रोटेट करता ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टेरेसिस मोटर इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द हाई क्वालिटी रिकॉर्ड प्लेयर एंड द टेप रिकॉर्डर बिकॉज। क्यों यूज करते हैं टेप रिकॉर्डर के लिए हिस्टेरेसिस मोटर, क्योंकि ये डेवलप्ड करता है टॉर्क जो कि एक्सट्रीमली स्टेडी होता है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड फेज। बस इसी वजह से हम लोग हिस्टेरेसिस मोटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर जनरली फाइंड्स एप्लीकेशन इन। जो करेक्ट ऑप्शन है जनरेटर। जो हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर होता है हम लोग उसका यूज करते हैं जनरेटर में, ठीक है ना, जनरेटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंडरग्राउंड सिस्टम किस वोल्टेज रेंज के ऊपर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 66 kV, 66 kV से ऊपर नहीं ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन, HRC का फुल फॉर्म पूछा है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प गिव्स नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सा लैम्प देता है, ऑप्शन है सोडियम वेपर लाइट, GLS लैम्प, ट्यूबलाइट, मरकरी वेपर लैम्प। जो करेक्ट ऑप्शन है सोडियम वेपर लाइट जो है हमारा वो मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है, और ये इसका कलर कौन सा होता है, येलो लाइट, येलो कलर का होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग री एंट्री ऑफ सैटेलाइट and missile at a very high speed into Earth atmosphere is known as।
देखो ये जो हीट ट्रांसफर होता है ना, जब हमारा सैटेलाइट या मिसाइल री इंटर करता है अर्थ एटमोसफेयर में, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्लेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो करेक्ट ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है ना, इसका टॉर्क भी सही रहता है, हाई टॉर्क होता है, और इसके बाद में यहाँ पे इट डेवलप्स गुड स्टार्टिंग टॉर्क एंड ऑल्सो इट्स नो लोड स्पीड इज लिमिटेड। जैसे हमारा आप मान लो सीरीज मोटर है, उसका जो नो लोड स्पीड होता है वो लिमिटेड नहीं रहता है, उसको हम लोग नो लोड पे कभी भी चालू नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग इसको कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को चालू कर सकते हैं। इसका नो लोड स्पीड लिमिटेड होता है, देयरफॉर द मोटर इज यूज्ड फॉर इंटरमीडिएट लोड एप्लीकेशन। मतलब कि आप कुछ टाइम के लिए इसको लोड करो, कुछ टाइम के लिए अनलोड करो, कोई दिक्कत नहीं है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर इस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू मेटल प्लेट्स हैविंग एन एरिया दे रखा है 50 स्क्वायर मीटर आर सेपरेटेड बाय अ इलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग अ थिकनेस ऑफ 4 mm एंड द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ 9। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने 26 क्वेश्चन किए, और इसका पार्ट 2 लाऊंगा, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम हुआ ओके। देखो इस वीडियो में इतना ही, और इसका पार्ट 2 आएगा, क्विज 5 का ही पार्ट 2 आएगा, क्योंकि अभी 23 जनवरी 2018 को जो सारे क्वेश्चन हुए थे, इसमें सभी 26 क्वेश्चन ही किए हैं, और लगभग 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जो कि मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। यही पेपर का 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जो कि क्विज 5 का पार्ट 2 होगा। तो थैंक यू, और प्रैक्टिस करते रहिए। और मैंने कुछ चैनल बना रखा है टेलीग्राम पर, जिसमें मैं डेली क्विज लेता हूँ, और वो सारे क्विज वाले क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे 40 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं क्विज में दे देता हूँ। ओके देन, थैंक यू।